Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, NOSOCOMIL इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसके अंदर नोजस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर NOSOUS, नोजस, नोजस मीन्स डिजीज, नोजस मीन्स डिजीज और कोमियन मीनिंग KOMION, कोमियन मीन्स टेक केयर ऑफ। बेटा मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक इस कारण पढ़ा रहा हूं कि कई बार हम लोगों को क्या नोजोकोमियल इन्फेक्शन पर शॉर्ट नोट्स आ जाता है। अब वो शॉर्ट नोट्स आने के बाद में हमें पता नहीं होता कि कैसे क्या चीज है। इतना सा पता होता है एक हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि यार 2 मिनट डिस्कशन करने में जाएगा क्या, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, या दूसरे वर्ड में इसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मींस हॉस्पिटल के अंदर आप हॉस्पिटल से यदि कोई इन्फेक्शन गेन कर लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सर नोजोकोमियल इन्फेक्शन का अनदर नेम है ये? नहीं हॉस्पिटल बेटा, कई लोग बोल देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत होते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन भी होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मींस हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटल के कंटेंट के थ्रू यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन मींस इट इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय द पर्सन इन द हॉस्पिटल, manifestation of which may occur during hospitalization or after discharge from hospital. The person may be a patient, member of the hospital staff and visitors. यदि कोई पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में रहता है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तुम्हें कोरोना का। यदि कोई कोविड पेशेंट के पास तुमने लिटा दिया किसी पेशेंट को तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसके ड्रॉपलेट्स, उसके टचिंग, उसकी स्नीजिंग, उसकी कफिंग, रेस्पिरेटरी रूट से जो आएगा वो वायरस आपके कांटेक्ट में आ जाएगा, वो टच करेगा, आप उसे टच करेंगे तो आपको स्प्रेड हो जाएगा, तो आपके भी पॉजिटिव होने के चांसेस होंगे। या कोई विजिटर्स आया उसके बेड पे टच किया तो उसको भी चांसेस हो जाएंगे, या रिलेटिव्स उसके बेड पे आके बैठ गया तो उसको भी चांसेस हो जाएंगे। इस तरीके का इन्फेक्शन क्या कहलाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बेटा नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मेरे को बताने की क्यों जरूरत पड़ी आपको कि बाई चांस यदि शॉर्ट नोट्स आ जाए तो आप इसके बारे में डिटेल लिख सको, आपका कोई एंगल वीक ना रहे। जब नोजोकोमियल इन्फेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो बेटा एपिडेमियोलॉजी इसकी दी हुई है। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कैन बी एक्सोजीनस, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म एंड एंडोजीनस। ये नॉर्मल फ्लोरा के द्वारा भी हो सकता है, एक्सोजीनस मींस बाहर से कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट हो उसके थ्रू भी हो सकता है। होस्ट ससेप्टिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। होस्ट मींस हमारा इम्यून सिस्टम मेन फैक्टर रोल प्ले करता है डिजीज पैदा होने में। बेटा मैंने बोला ना सब लोग, कई लोग हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, दिन भर इन्फेक्शन में रहते हैं, फिर भी उनको डेली बीमारी थोड़ी होती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। ठीक है बेटा, नॉर्मल पर्सन यदि हॉस्पिटल जाएगा और उसने यदि इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो होस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर से हो सकता है। अब बेटा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर कैसे कैसे आता है, तो सबसे पहले तो होता है कांटेक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, कांटेक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो इसके अंदर लिखेंगे बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होगा, तो सबसे पहले क्या आ गया, कांटेक्ट। आप मरीज को टच करेंगे, पेशेंट को टच करेंगे, उसके थ्रू ये फैल सकता है, उसके कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। दूसरा हो गया बेटा वेक्टर बॉर्न। दूसरा क्या हो गया बेटा, वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का जो मतलब है बेटा, वेक्टर बॉर्न में क्या होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स। किसी जीव के, किसी मच्छर के काटने से यदि कोई इन्फेक्शन फैलता है
तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर मींस कीटाणु, वेक्टर मींस जीव, वेक्टर मींस इनवर्टिब्रेट्स लाइक मॉस्किटो और फ्लाइज। उनसे जो कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मक्खी एक जगह बैठी, उड़ के आपकी जगह पे आ गई, आपके खाने पे बैठ गई, तो मींस वहां का इन्फेक्शन उसने यहां ट्रांसफर किया। इस तरीके के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर बोर्न। और कांटेक्ट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है बेटा? कि मैंने सोनाली से आके हाथ मिलाया, सोनाली को जुकाम हो रही थी, मैंने हाथ मिलाया, सोनाली ने अपनी नाक से रगड़ के हाथ मुझे दिया, मैंने अपनी नाक पे लगा लिया, फटाफट इनकी जुकाम मुझे लग गई। ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है कि इनको जब किताब पढ़ रही थी स्नीजिंग की, किताब पे कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, मैंने बुक मांगी, मेरी बुक में से हाथ टच हुए, वो हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनकी यूज की हुई किसी चीज से यदि मुझे इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये चीज समझ में आई आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया बेटा? डायरेक्ट कांटेक्ट मींस आई एम कांटेक्टिंग डायरेक्ट विद यू, लाइक इफ यू आर हैविंग स्नीजिंग, कॉफिंग या योर कोराइजा, जुकाम आपको हो रही है, आप हाथ को यूं कर रहे, मैंने आपसे शेक हैंड किया, मींस डायरेक्ट शेक हैंड में मींस वो वायरस मेरे हाथ में आ गया, मैंने यूं लगाया, इनहेल कर लिया, वो मेरे बॉडी के अंदर पहुंच गया। ये क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मींस आपके द्वारा यूज की हुई किसी चीज को मैंने टच किया और टच करके मैंने यूज कर लिया, उसे उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। समझ में आया? उसके बाद वेक्टर बॉर्न हो गया, नेक्स्ट हो गया एयरबॉर्न। एयरबॉर्न जो एयर के थ्रू होते हैं बेटा। चौथा हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मींस स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग। इसके थ्रू यदि कोई ड्रॉप फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। मींस ड्रॉपलेट इज ट्रांसमिशन नॉट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है, ठीक है बेटा। और कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन, कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि यदि आपको कोई भी मटेरियल किसी पेशेंट ने यूज किया और आप उसे यूज कर रहे तो ये कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन होता है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर आपने जो कचरा, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, पॉलीथिन में डाला, अब यदि कोई पर्सन बिना हाथ को लगाए हुए अपने उस ब्लड सोक्ड या कुछ उस स्पंज या पस उसको उठा के फेंक रहा है और फिर वो उस चीज से कुछ यूज कर रहा है, तो ये इन्फेक्शन क्या कहलाता है बेटा? कॉमन व्हीकल, कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है बेटा, वो कॉन्टैक्ट, वेक्टर बॉर्न, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट और कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? इसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, सोर्स ऑफ जब इन्फेक्शन की बात करते हैं हम, तो इस सोर्स के अंदर दो तरीके के सोर्स आते हैं। एक तो होता है एंडोजीनस और एक होता है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है जो बाहर से जो आ रहा है। एक्सोजीनस मींस, एक्सो मींस आउटर और एंडो मींस इनर। तो एंडोजीनस के अंदर कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द पेशेंट। हमारे बॉडी क्या हो गया? स्टोरेज फुल हो गया। वो वीडियो चल रही है। चल रही है बेटा? चलो, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एंडोजीनस या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। डायरेक्ट मींस कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इकोलाई। इकोलाई हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब कभी कभी इनकी यदि क्वांटिटी या कोई चीज स्ट्रेंथ पकड़ लेती है तो डिजीज पैदा करते, इसको बोलते हैं एंडोजीनस। एक्सोजीनस बाहर से कोई आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, एयर, डस्ट, आईवी फ्लूइड, वॉश बाउल्स, बेड पान, एंडोस्कोप, वेंटिलेटर एंड वाटर डिसइंफेक्टेंट। इन सॉल्यूशंस के द्वारा
यदि कोई इन्फेक्शन बाहर से हमारे बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं एक्सोजीनस। क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल पर्सनल लाइक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो उसके साथ में ऑब्जेक्ट रहे उनको हम टच करें, उनको यूज करें तो उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। उसकी एयर से, डस्ट से, आई फ्लूइड की जो कैथेटर है, जो ट्यूब से आपने उसकी ट्यूब इधर लगा दी, इधर की उधर लगा दी तो क्रॉस इन्फेक्शन होगा। वॉश बाउल्स, जो बाउल्स उसके हैं, जो यूज किए हुए यूटेंसिल्स हैं उसके, बेड पान को यदि कुछ एंडोस्कोपी की हुई है, एंडोस्कोपी मींस एक स्कोप जो हमने उसके मुंह में होके अंदर से विजन किया उसको एंडोस्कोप बोला जाता है। अब एक पेशेंट का एंडोस्कोप निकाल के दूसरे में डालोगे तो इन्फेक्शन तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है बेटा। अब जब बात होती है तो ये समझ में आई कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। अब नेक्स्ट जो आता है एजेंट्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं बेटा? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। बेटा मैं आपको दो दो नाम बताऊंगा बस, क्योंकि डिटेल जो आपको पढ़नी है वो आप किताब में पढ़ सकते हो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे बैक्टीरिया के अंदर या वायरसेस के अंदर सबसे पहले तो ब्लड के अंदर जो वायरस रहते हैं, HIV वायरस, HCV वायरस और हेपेटाइटिस बी। अदर्स में रूबेला, टॉर्च, वेरिसेला, सार्स, ये सब वायरस इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरीके के होते हैं, मैं लिखवा दूंगा बेटा बाद में अभी, हाँ, या फोटो खींच लेना नोट्स का, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो पढ़ने की चीजें, जो समझने की चीज, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, ये दो तरीके। स्टेफाइलोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्यूडोमोनास एरिग्नोसा, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्रॉस इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बेटा कहने का मतलब ये, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ नोजोकोमियल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। पैदा मींस यदि मेरे पास इन चारों का यदि इन्फेक्शन है और आप मेरे कांटेक्ट में आए तो इन चारों में से जिसका मुझे इन्फेक्शन है वो आप लेके जाओगे। अब इसने वो नाम बताएं थोड़े बहुत। फंजाई के अंदर जैसे कैंडिडा एस्परजिलस, कैंडिडा एस्परजिलस फंजाई ग्रुप के अंदर आते हैं। यदि किसी पर्सन को कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन दूसरे को भी लग जाएगा। प्रोटोजोआ के अंदर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबोइसिस जिससे होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबोइसिस पैदा करता है जिससे पेट में डिसेंट्री होती है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द लगता है, मरोड़ होती है, सीवियर डिहाइड्रेशन पैदा करता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ है। ये सारे ग्रुप के जितने भी ये बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंजाई है, ये सब नोजोकोमियल इन्फेक्शन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। चीज समझ में नहीं बेटा? ये सब नोजोकोमियल इन्फेक्शन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं बेटा? यूटीआई होता है। अब मैं आपको डिटेल में यूटीआई पे लेके तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि डिटेल में बुक्स में से नोट्सों में तो लिखा हुआ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड एंड स्किन सेप्सिस हो सकता है। वुंड एंड स्किन सेप्सिस का मतलब है बेटा आपके वुंड के ऊपर पस फॉर्म हो सकता है। सेप्सिस मींस पस फॉर्म होना, इन्फेक्शन होना, सेप्सिस, SEPSIS, सेप्सिस। और वो एसेप्सिस होता है फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। समझ में? सेप्सिस मींस इन्फेक्शन का मौजूद होना, एसेप्सिस मींस फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जब ही तो बोलते हैं यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक। यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक का मतलब है गाउन, ग्लविंग और ये सारी टेक्निक। इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया। बैक्टीरियमिया मींस यदि आपके ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए, सेप्टिसीमिया ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरियमिया, RAEMIA, रीमिया का मतलब होता है बेटा वो बैक्टीरिया ब्लड में आ गया। टिटेनस, ये सारे जो चीजें बेटा, ये इन्फेक्शंस नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं। अब इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं बेटा नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के? तो मैं आपको बिना किताब की मदद से सबसे पहले प्रिवेंशन बताता हूं। सबसे पहले पेशेंट कंडीशन असेस करो, पेशेंट को
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे एडवाइस करो। डेली ब्रश, बाथिंग केयर। कभी भी कोई भी पर्सन को एंटीबायोटिक दवाइयां आप देने जाएं तो प्रॉपर आपके हैंड वॉश होने चाहिए, प्रॉपर ग्लविंग होनी चाहिए, और हर पेशेंट के बाद आपको रिमूव करना है। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू हैव टू यूज एसेप्टिक टेक्निक। मास्क आपके नाक पे होना चाहिए। आपके पेशेंट जितने, उनका यदि कोई लिनन यदि है तो उसे प्रॉपर लिनन, ये नहीं आप चादर उठा रहे हो और जोर जोर से फटकार रहे हैं पूरे वार्ड में। यू हैव टू टेक इट। यदि मिट्टी है उसके अंदर तो वो भी अंदर आ जाए, फोल्ड करो, डाल दिया। वो डस्ट एयर में नहीं आनी चाहिए, वरना जो बैक्टीरिया वायरस है वो एयर में आ जाएगा और दूसरा इनहेल कर लेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उस पर्सन ने जो चीज यूज किया उसका कार्बोलाइजेशन होना चाहिए। Sterilize. कार्बोलाइजेशन, बेटा मैं एक बात बता रहा हूं, एक वर्ड आता है कार्बोलाइजेशन। कार्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अरे भाई, पेशेंट के बेड को तुम स्टेराइल थोड़ी कर दोगे ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर देके, क्या उसके गद्दा को कर दोगे? क्या करेंगे बहन जी उसको? कार्बोलाइजेशन मींस कुछ सॉल्यूशन आते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या बैक्टीरियासाइडल सॉल्यूशन, जो बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल कर देते हैं। जैसे नॉर्मल मैं बताता हूं, ब्लड और इनके अंदर एक हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन आता है जो नॉर्मल हॉस्पिटलों के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर यूज करते हैं। उस हाइपोक्लोराइड को पानी के अंदर मिला लिया जाता है और नॉर्मली उसका रेशियो बना लिया जाता है। अब उस हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन को कॉटन पैड से गीला करके उसको पोंछा जाता है पूरे बेड को। आप बॉटम से टॉप कर लो या टॉप से बॉटम कर लो, बेड को पूरे को क्लीन किया जाता है। उसकी वो सारी सरफेस क्लीन की जाती है जहां वो पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो। एक दूसरा हाइपोक्लोराइड नहीं तो स्प्रिट आता है। स्प्रिट बैक्टीरियासाइडल होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो कॉटन पैड पे स्प्रे लेके उससे भी हम क्लीन करते हैं। ये होता है कार्बोलाइजेशन ऑफ द पार्ट, उस एरिया को क्लीन करना। नेक्स्ट पेशेंट जब आएगा उससे पहले भाई बेड तो क्लीन करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस तो यही बोलती है, समझ में आ रहा है बेटा? तो कार्बोलाइजेशन का प्रोसीजर क्या करेगा? क्रॉस इन्फेक्शन को रोकेगा। पेशेंट आएगा उससे पहले आप नई चादर देंगे, नए उसको बेड क्लीन देंगे। यदि कहीं डस्ट पड़ी हुई है डिपार्टमेंट में वो क्लीन करेंगे। उस पेशेंट ने जो चीज यूज किया उनको आप क्लीन कराएंगे, कार्बोलाइज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे। उस पेशेंट ने जो चादर और जो बेडशीट जो यूज लिया उसको आप लॉन्ड्री भेजेंगे, लॉन्ड्री में उसे आप डिसइंफेक्टेड करोगे। यदि पेशेंट इन्फेक्शियस है और टीबी है, सेपरेट रूम में रुक रहा है, तो उस वार्ड को बोला जाता है आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड किसको बोलते हैं बेटा? जो डिजीज कंडीशन ज्यादा फैलने के चांस होते हैं और जिसके अंदर मरीज को बाकी के मरीजों के साथ नहीं रखा जा सकता, उस बेड वार्ड को बोलते हैं आइसोलेशन वार्ड। अब आइसोलेशन रूम भी होता है, जो पढ़े लिखे जो वीआईपी लोग होते हैं, पैसा ज्यादा होता है, उनके लिए सेपरेट रूम होता है। फिर उस रूम को डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फ्यूमिगेशन चलाया जाता है। फ्यूमिगेशन मींस हमारे पास एक मशीन आती है जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस डाल के कमरे को 15-20 मिनट लॉक करके, जो उसकी ड्यूरेशन उस पे लिखी होती है, वो फ्यूम्स छोड़ता है। वो फ्यूम्स मींस उसकी जो एयर है वो उसके पूरे एनवायरनमेंट को स्टेराइल कर देती है। तो फ्यूमिगेशन किया जाता है। जिस मरीज ने जिस हाथ से चम्मच से खाना खाया उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। उस एरिया में यदि कहीं धूल जम रही है या कुछ हो रहा है तो उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है बेटा? उसके बाद पेशेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है। यदि पोस्ट ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन है तो उसे ट्रीट किया जाता है। इन्फेक्शन हो गया तो उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट भेजी जाती है कि कौन सा कल्चर है, क्या सेंसिटिविटी है और इसके अगेंस्ट में क्या दवाई देंगे उसको। डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा, यदि स्टूल पास कर दिया और यूरिन पास कर दिया तो उसका जो डिसइंफेक्शन करने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। यदि उसके कहीं कैनुला से ब्लड निकल गया है तो ये नहीं कि जो आपका स्वीपर आए तो वो ब्लड को उस पोंछे से पहुंचे, फिर उस पोंछे को पूरे वार्ड में घुमा दे तो पता पड़े जो इन्फेक्शन वहां मौजूद है वो पूरे डिपार्टमेंट में घूम गया। प्रैक्टिस में तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, क्योंकि कंपनियों के पास टर्नओवर दे दिया है। प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही लगा रही है जिनको कोई नॉलेज नहीं है हेल्थ केयर के बारे में।
वो पोंछा लेके आए, ऐसे लाद के उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लग गया जी पोंछा, चमक दिखाई दे रही है ना बस। अरे भाई पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिखाई नहीं देंगे, आपने तो जो एक एरिया में फैले थे वो सब जगह फैला दिए। जब ही तो हॉस्पिटल में डर लगता है कि यदि कुछ मलाई चाप खाने का मन में हो रहा हो और मलाई चाप खुला रखा हुआ हो तो हॉस्पिटल में खाने से डरोगे कि यार 100 रुपए के मलाई के चाप के चक्कर में ये नहीं कि 2000 की गोलियां खानी पड़ जाए एंटीबायोटिक। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक बार कोविड के अंदर जैसे कई लोग, मेरे दोस्त था कोविड में, उसको भूख लग रही होगी, बिस्किट खुली हुई, उसने बिस्किट खा ली, पता पड़ी कोविड पॉजिटिव आ गए। सर उसे नहीं पता था कि अरे पता नहीं, कई बार हो जाते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी, उसको भूख ज्यादा लग रही होगी, उठा के खा ली, अरे उससे पहले कोई उसे टच कर गया होगा या एनवायरनमेंट में जो एयर के अंदर जो बैक्टीरिया वो वायरस उस पर आके बैठ गया होगा, वायरस उसके कांटेक्ट में आया और तुमने उसको खा लिया तो वायरस गया ना अंदर, फिर तो वो उड़ाएगा ही तोते तुम्हारे। तो बेटा ये सारे चीजें, सिरिंजेस को प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल्स फॉलो करना है, आई मास्क गाउन ये सब हमें पहनने, ओवर क्राउडिंग नहीं होने देनी है, हर केस के बाद हर पेशेंट के बाद एसेप्टिक टेक्निक करना है यूज में, हैंड वॉशिंग करनी है, मिनिमल विजिटर्स आने चाहिए। ये नहीं सरकारी अस्पताल में चलो भाई पूरी बारात चल रही है, मरीज एक रिश्तेदार 25, नो नो, इट शुड बी लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल, आपका मिलने का टाइम 2 से 4 है, आप उस दौरान ही आ सकते और एक ही बंदा मिलेगा बस भाई। उसके बाद रेगुलर शेड्यूल पर हॉस्पिटल क्लीनिंग, अरे हॉस्पिटल की क्लीनिंग का एक रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए, ये नहीं तुम्हारा एसके नहीं आ रहा 5 दिन तक और तुम वही काम कर रहे हो मवाद में। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स हमें यूज में करने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स मींस कोई शार्प चीज है उसको रिमूव कर देंगे, कोई कपड़े हैं, कोई डस्ट है, कोई चीज है वो रिमूव करेंगे, नीडल्स और सिरिंजेस का प्रॉपर डिसइंफेक्टेड करेंगे और प्रॉपर सेग्रीगेशन करेंगे, बायोलॉजिकल सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। मैकेनिकल पाइप जो लगे हुए हैं उनको भी क्लीन करेंगे। मींस एक स्टेराइल एनवायरनमेंट हम पेशेंट को देंगे जिसकी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होगी तो वो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो इस तरीके से बाकी और भी टॉपिक्स बहुत है। जो मरीज कर रहा, मरीज के कांटेक्ट में दूसरे पेशेंट को नहीं आना है, दोनों पेशेंट आमने सामने बात नहीं करेंगे, करेंगे तो मास्क लगा के बात करेंगे, पता पड़े एक का इन्फेक्शन दूसरा लेके जा रहा है, चलिए तुम उसके बेड पे जाके बैठ जाओगे, नहीं वो भी नहीं करना है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।